Hello everyone. In this video, we will discuss about the President of India. If you like the video and quality content of the video, please subscribe Gravitas Study Point and press the bell icon for further notification. Let's start the video. प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देखो, भारतीय संविधान में भाग 5 और अनुच्छेद संख्या 52 से 78 तक संघ की कार्यपालिका का वर्णन किया गया है। जो संघ की कार्यपालिका होती है उसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिमंडल और महान्यायवादी शामिल होते हैं। प्रधानमंत्री चूँकि मंत्रिमंडल का ही एक अंग है, इसीलिए उनको अलग से काउंट नहीं करते हैं, वे मंत्रिमंडल का ही हिस्सा हैं। राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख होता है, वह है भारत का नागरिक, भारत का प्रथम नागरिक, राष्ट्र की एकता और अखंडता का प्रतीक होता है। ठीक है जी। अभी देखो वर्तमान में क्या है, कौन क्या है। देखो, देश की 15वीं और किसी भी जनजातीय समुदाय से आने वाली प्रथम महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं। वह ओडिशा की रहने वाली हैं और ओडिशा की संथाल जनजाति से रहने वाली हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि ये ऑलरेडी किसी एग्जाम में पूछा जा चुका है कि वर्तमान जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, वे किस जनजाति समुदाय से संबंधित है। ठीक है जी। स्वतंत्र भारत में, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि स्वतंत्र भारत में जन्म लेने वाली पहली राष्ट्रपति हैं ये द्रौपदी मुर्मू जी, और भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। इनसे पहले श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारत की राष्ट्रपति रह चुकी हैं। ठीक है जी। अब आते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन शामिल होता है। देखो, राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है, यानी जनता डायरेक्ट भाग नहीं लेती है राष्ट्रपति के चुनाव में, बल्कि जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। अब वे प्रतिनिधि कौन होते हैं? सांसद होते हैं, यानी कि संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। ध्यान रखना, यहाँ पर एक शब्द है निर्वाचित सदस्य। राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली और पौंडीचेरी की विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य। ध्यान रखना, यहाँ पर सभी निर्वाचित सदस्यों की बात हो रही है, ना कि मनोनीत सदस्यों की। देखो, उपर्युक्त में यानी कि जो निर्वाचक मंडल होता है उसमें किसी के भी मनोनीत सदस्य चुनाव में भाग नहीं लेते हैं, ना तो संसद के मनोनीत सदस्य, ना ही राज्य की विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य भाग लेंगे। लेकिन राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया में मनोनीत सदस्य भी भाग लेते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखना। जो निर्वाचक मंडल होता है उसमें केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे, और जो महाभियोग की प्रक्रिया होती है उसमें सभी सदस्य निर्वाचित और मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं। ऐसी कंडीशन में मान लो अगर किसी राज्य की विधानसभा विघटित हो जाती है तो उसके सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। इस चीज़ को भी ध्यान रखना। ठीक है जी। अब आते हैं उनकी वैल्यू निकालना, यानी वोट की वैल्यू कैसे निकालोगे। ये कोई सांसद है तो उसकी वोट की वैल्यू कैसे निकालोगे, क्योंकि प्रत्येक सांसद समान जनसंख्या को प्रेजेंट नहीं करता है, इसीलिए सभी की वोट की वैल्यू समान रखने के लिए उनकी वैल्यू, वोट की जो वैल्यू है वो इक्वल करना बहुत ज़रूरी है। उसी तरह से जो विधानसभा होती हैं उनके मत का मूल्य, जो वोट की वैल्यू होती है, उसको भी निकालना चाहिए। वो भी तो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कोई भी विधायक समान जनसंख्या को प्रेजेंट नहीं करता है, अलग अलग जनसंख्या को सभी प्रेजेंट करते हैं। तो सबकी वैल्यू समान रखने के लिए, सभी विधायकों के मत की वैल्यू समान रखने के लिए ये वाला फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं। ठीक है। एक विधायक के मत की वैल्यू यानी वोट की वैल्यू निकालने के लिए उस राज्य की जो कुल जनसंख्या है उसको राज्य की जो विधानसभा के निर्वाचित कुल सदस्य हैं, यानी कि राज्य की विधानसभा में जो कुल सीटें हैं उससे डिवाइड कर दो,
और मल्टीप्लाई कर दो 1/1000 से। ठीक है जी। इस तरह से हम एक विधायक के मत का मूल्य निकाल सकते हैं। उसी तरीके से एक सांसद के वोट की वैल्यू निकालने के लिए सभी राज्यों के विधायकों के जो वोट है उसका मूल्य, उसको डिवाइड कर देंगे संसद के निर्वाचित सदस्यों की कुल सदस्य संख्या से। इसको भी ध्यान रखना। सभी राज्यों के विधायकों के मतों का मूल्य और उसको डिवाइड करेंगे संसद के निर्वाचित सदस्यों की कुल सदस्य संख्या से। इस तरह से हमें एक सांसद के वोट की वैल्यू पता चल जाएगी। ठीक है जी। देखो, राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित अगर कोई भी विवाद होता है तो उसका फैसला और उस विवाद की जांच केवल और केवल उच्चतम न्यायालय में हो सकती है, केवल उच्च न्यायालय में होगी। ठीक है जी, ना कि हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या लोअर कोर्ट में, केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट में। ओके, और ये सुप्रीम कोर्ट की जो प्राइमरी डिसीजन मेकिंग होती है ना, उसमें शामिल होता है। देखो, उच्चतम न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति की राष्ट्रपति के रूप में अगर नियुक्ति अगर अवैध घोषित हो जाती है, यानी कि अगर कोई राष्ट्रपति बन जाता है और बाद में ये पता चलता है कि ये गलत तरीका है, गलत तरीके से राष्ट्रपति बना है, तो ऐसी कंडीशन में उसके राष्ट्रपति के द्वारा जो भी कार्य किए गए होंगे सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले के जितने भी कार्य होंगे वे अवैध नहीं माने जाएंगे। ध्यान रखना इस चीज़ को, वे कार्य सभी के सभी लीगल माने जाएंगे, इलीगल नहीं माने जाएंगे। ठीक है, आइए योग्यता के बारे में बात करते हैं। सीधी सी बात है कि भारत का नागरिक हो। अरे भाई, भारत का प्रथम नागरिक होता है तो भारत का जो राष्ट्रपति होता है तो सीधी सी बात है वो भारत का नागरिक होना ही चाहिए। एक स्पेशल क्राइटेरिया ये भी है कि वो 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो एग्ज़ाम में कई बार आया है वह लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। ठीक है जी, कोई भी लाभ का पद धारण ना करता हो। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज़ स्पष्ट कर दूं कि लाभ का पद कौन कौन शामिल नहीं होता है। देखो, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, संघ या राज्य का कोई भी मंत्री लाभ का पद नहीं माना जाएगा। इसके अलावा जितने भी हैं वे सभी लाभ के पद माने जाएंगे। ओके जी। चलिए एक इम्पोर्टेंट चीज़ और बताता हूँ मैं। देखो, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कम से कम 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक। देखो, प्रस्तावक का मतलब होता है एक लेटर लिफाफा होता है, उस पर 50 लोगों के साइन होते हैं और उसमें लिखा होता है कि हम जिस व्यक्ति को प्रेसिडेंट बनाना चाहते हैं कि हम इस व्यक्ति को एज ए अपना प्रेसिडेंट कैंडिडेट नामित करते हैं। ठीक है, उसके साथ ही 50 अनुमोदक, यानी उसके साथ इन 50 के अलावा 50 अन्य जो सांसद होते हैं उनकी सहमति भी होनी चाहिए कि वो उसी व्यक्ति को प्रेसिडेंट कैंडिडेट चुनना चाहते हैं। ऐसी कंडीशन में 15,000 रुपये उस कैंडिडेट को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में जमा करने होंगे और यदि वो कैंडिडेट कुल मतों का 1/6 प्राप्त नहीं कर पाता है तो ऐसी कंडीशन में उसकी जमानत राशि भी जब्त कर ली जाएगी। आई होप यू अंडरस्टैंड। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी दबा देना। ठीक है जी। देखो, पद की अवधि और महाभियोग की प्रक्रिया। उसके पद धारण की तिथि से 5 वर्ष तक, यानी राष्ट्रपति के पद धारण की तिथि से अगले 5 वर्ष तक वे अपने पद पर बना रहेगा। हालांकि इससे पहले भी वे अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को दे सकते हैं। देखो, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहे तो किसको देंगे? उपराष्ट्रपति को। इसके अलावा महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा भी उसे हटाया जा सकता है संविधान के उल्लंघन के आधार पर। देखो, एक ही चीज़ का वर्णन संविधान में किया गया है कि राष्ट्रपति को किस बेस पर हटाना चाहिए। वह आधार है संविधान का उल्लंघन। अगर राष्ट्रपति करते हैं तो उनके खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा उन्हें पद से हटाया जा सकता है और उनको पद हटाने से पहले
14 दिन पहले नोटिस देना होगा उनको, और उसके बाद किसी भी सदन में महाभियोग की प्रक्रिया को शुरू किया जा सकता है। सपोज दैट लोकसभा में महाभियोग की प्रक्रिया शुरू होती है, तो ऐसी कंडीशन में लोकसभा में उपस्थित और मत देने वालों का 2/3 बहुमत होना चाहिए, तब वह प्रस्ताव पारित होगा और अगली सभा में यानी कि फिर से वो राज्यसभा में जाएगा, और राज्यसभा इसकी जांच करेगी क्या यह प्रक्रिया जो चल रही है राष्ट्रपति के खिलाफ, जो महाभियोग की प्रक्रिया लेकर आए हैं, क्या वो वास्तव में सही है। और अगर वो सही पाती है राज्यसभा, तो वो भी उपस्थित और मत देने वालों का 2/3 भाग से बहुमत पारित करके राष्ट्रपति के खिलाफ उनको पद से हटाने की महाभियोग प्रक्रिया को पूर्ण कर देती है। और जिस दिन राज्यसभा यानी कि जो अंतिम सभा है, जो राज्यसभा है, वो जिस तिथि को राष्ट्रपति के खिलाफ जो प्रस्ताव है उसको पारित कर देते हैं, तो राष्ट्रपति उसी तिथि से अपने पद से हटे हुए माने जाएंगे। ठीक है जी। संसद के सभी सदस्य इस महाभियोग प्रक्रिया में भाग लेते हैं। अभी हम पढ़ चुके हैं, फिर से रिवाइज कर लीजिए कि जो प्रेसिडेंट का जो निर्वाचक मंडल होता है उसमें केवल और केवल सांसद, सभी निर्वाचित सांसद और सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली व पांडिचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। लेकिन महाभियोग की प्रक्रिया में केवल और केवल संसद के सभी सदस्य, न कि राज्य की विधानसभाओं के सदस्य, बल्कि संसद के सभी सदस्य, चाहे वो निर्वाचित हो या मनोनीत हो, वे भाग लेंगे। अच्छा, दूसरी रिक्ति कैसे हो सकती है राष्ट्रपति की? देखो, राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए, त्यागपत्र या निष्कासन अथवा किसी और अन्य कारण से उपराष्ट्रपति उसकी रिक्ति हो जाती है, तो ऐसी कंडीशन में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। उपराष्ट्रपति अगर नहीं है तो भारत के जो मुख्य न्यायाधीश है वे कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। और अगर वो भी नहीं है तो जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उसमें जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे वे राष्ट्रपति के कर्तव्यों का पालन करेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड। देखो, राष्ट्रपति की शक्तियां और कर्तव्य। देखो, शक्तियां कई प्रकार की होती हैं राष्ट्रपति जी की, जैसे कार्यकारी शक्ति है, विधायी शक्ति है, वित्तीय शक्ति है, कूटनीतिक, सैन्य, आपातकालीन। ठीक है जी। देखो, कार्यकारी शक्ति में जैसे पीएम और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करना, महान्यायवादी की नियुक्ति करना, कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति करना, इलेक्शन कमीशन के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करना, उसी तरीके से लोकसभा के अध्यक्ष, वित्त आयोग के अध्यक्ष, राज्यों के राज्यपाल आदि की नियुक्ति करना, ये कार्यकारी शक्ति में आती हैं। विधायी शक्ति में संसद की बैठक बुलाना, ये ध्यान रखना, विधायी शक्ति है किसी संसद की बैठक बुलाना, और राज्यसभा में मनोनयन, यानी राज्यसभा में जो 12 सदस्य मनोनीत होते हैं ना, कला, साहित्य, विज्ञान आदि क्षेत्रों से, तो उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति की विधायी शक्ति के अंतर्गत आती है। ठीक है जी। वित्तीय शक्तियां में क्या आएगा? धन विधेयक प्रस्तुत करने की अनुमति देना। ठीक है जी। बजट को संसद के पटल पर रखवाना, आकस्मिक निधि से अग्रिम भुगतान की व्यवस्था करना और वित्त आयोग का गठन करना, ये इसकी वित्तीय शक्तियों के अंतर्गत आता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। कूटनीतिक शक्ति। देखो, कूटनीतिक शक्ति में क्या होता है कि अंतर्राष्ट्रीय संधि समझौते जो भी होते हैं ना, वे राष्ट्रपति के नाम से ही होते हैं। ये कूटनीतिक शक्ति होती है राष्ट्रपति की। सैन्य शक्ति में आपको पता है कि सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? राष्ट्रपति ही होता है ना, चाहे वो एयरफोर्स हो, नेवी हो या फिर आर्मी हो, इन सभी का जो सर्वोच्च कमांडर होता है वो राष्ट्रपति जी होते हैं। ठीक है। और उनके जो प्रमुख होते हैं, जैसे आर्मी में जनरल हुए, नेवी एडमिरल हुए, एयरफोर्स में एयर चीफ मार्शल हुए, इन सभी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। तो ये सैन्य शक्ति के अंतर्गत ही होती है। आपातकालीन शक्ति तो वही है ना, जैसे आर्टिकल नंबर 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल, आपको पता है कि राष्ट्रीय आपातकाल युद्ध या बाह्य आक्रमण के आधार पर होता है। तो आपातकालीन शक्ति में राष्ट्रपति के पास पावर ज़्यादा आ जाती है, यानी केंद्र सरकार के पास ज़्यादा पावर होती है।
राष्ट्रपति शासन, अगर किसी स्टेट में संवैधानिक व्यवस्था विफल हो जाती है तो ऐसी कंडीशन में उस स्टेट में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है आर्टिकल नंबर 356 के तहत। वित्तीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल, देखो ये हमारा सौभाग्य है कि आज तक देश में वित्तीय आपातकाल जैसी कोई भी परिस्थिति उत्पन्न नहीं हुई है। तो ये सभी राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन, वित्तीय आपातकाल, ये सभी राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों के अंतर्गत आता है। ठीक है जी। चलिए अब आते हैं कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के बारे में। देखो आर्टिकल नंबर 52 ये कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 53 भारत की जो संघ की कार्यपालिका शक्ति है वे राष्ट्रपति में निहित होगी। 54 में चुनाव, 55 में चुनाव का तरीका, 56 में राष्ट्रपति का कार्यकाल और 57 में दोबारा से कितनी बार निर्वाचित होने की योग्यता और 58 में चुने जाने की योग्यता। निर्वाचित होने की योग्यता और चुने जाने की योग्यता अलग अलग है। निर्वाचित होने की योग्यता मतलब पुनर्निर्वाचित होने की योग्यता, कितनी बार राष्ट्रपति को बन सकते हैं वो, और चुने जाने की योग्यता जैसे कि 35 वर्ष की आयु हो, भारत का नागरिक हो, लाभ का पद धारण न करता हो, ये सभी चीज़ें। राष्ट्रपति कार्यकाल की दशाएं और महत्वपूर्ण है शपथ और महाभियोग, ये तो कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। आर्टिकल नंबर 60 में राष्ट्रपति की शपथ का वर्णन कहा गया है, के बारे में कहा गया है, और 61 में महाभियोग की प्रक्रिया के बारे में कहा गया है। ठीक है जी। 62 में राष्ट्रपति पद की रिक्ति की पूर्ति के लिए चुनाव कराने का जो समय है उसके बारे में कहा गया है। चलिए 65 में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना, यानी कि अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त है किसी कारणवश तो उपराष्ट्रपति कार्यकरण करेंगे, यानी कि कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे, जैसा बोला गया है आर्टिकल नंबर 65 में। 72 में राष्ट्रपति की जो क्षमादान की शक्तियां होती हैं उसके बारे में। 74 में यानी 74 में मंत्रिपरिषद का राष्ट्रपति को परामर्श एवं सहयोग। 75 प्रधानमंत्री की नियुक्ति और प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति। 76 ये तो इम्पोर्टेंट है ही, यानी कि भारत का महान्यायवादी। 78 राष्ट्रपति को सूचना प्रदान करना प्राइम मिनिस्टर का कर्तव्य होगा, ऐसा बोला गया है आर्टिकल नंबर 78 में। 85 में संसद सत्र सत्रावसान और उसको भंग करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है। एक और इम्पोर्टेंट आर्टिकल 112 यानी 112 ये बोला गया है वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में, यानी कि बजट के बारे में। और एक और इम्पोर्टेंट 123 अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। देखो प्रेसिडेंट अध्यादेश कब जारी करते हैं? जब संसद सत्र न चल रहा हो और ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न हो गई हो कि तुरंत कानून बनाना जरूरी है, तो ऐसी कंडीशन में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं। और उस अध्यादेश की वही वैल्यू होती है जो एक संसद द्वारा बनाए गए साधारण मतलब आम कानून की होती है, वही पावर होती है उसकी अध्यादेश की। ठीक है जी। 143 में राष्ट्रपति की सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेने की शक्ति। इस तरह से हमने प्रेसिडेंट के बारे में सारा कुछ डिस्कस किया। आई होप अगर आप किसी भी सिंगल डे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो प्रेसिडेंट से अगर टॉपिक से आता है क्वेश्चन तो आप उसको इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे इतना सब वीडियो देखने के बाद। ठीक है जी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यार, और कुछ नहीं, तेरे बेल आइकन को भी दबा देना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।